नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 55 लाख से अधिक वोट हासिल कर तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा जहां पार्टियों के सदस्यता अभियान के नवीनीकरण में पूरी ताकत के साथ में जुटी हुई है, तो वहीं आपसी गुटबाजी के चलते सत्ता के करीब होते हुए भी बहुत दूर हो चुकी कांग्रेस के सामने विपक्ष के नेता के चयन का संकट बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है। तो वहीं बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस को फोबिया हो गया है। लेकिन आज जिस तरीके से हरियाणा में वार पलटवार का दौर चल रहा है, उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। मसला में सवाल यह कि हरियाणा में कब तक चुना जाएगा कांग्रेस दल का नेता, और सवाल यह भी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने में पेच कहां फंसा हुआ है। मसला में सवाल यह भी कि बिना नेता विपक्ष के ही कांग्रेस क्या करेगी काम। तो इसको लेकर लगातार वार पलटवार का दौर हरियाणा के भीतर देखने को मिल रहा है। बड़ौली ने यह भी कहा है कि कांग्रेस में आपसी आपाधापी मची हुई है। तो वहीं कृष्ण बेदी ने निशाना साधते हुए यहां पर कहा कि कांग्रेस 37 विधायकों में से एक नेता नहीं चुन पा रही है। तो इसको लेकर मसला में आज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में जिस तरीके से वार पलटवार की राजनीति हो रही है, उसमें किस तरीके से जो है मसला हल किया जा सकेगा। समीकरण क्या कह रहे हैं, क्यों आखिरकार नेता विपक्ष के लिए पेच फंसा हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। और राकेश बड़ाना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत सिहाग साहब मैं आपके साथ जो करना चाहूंगा, चूंकि मसला आपकी पार्टी के भीतर का है और आखिरकार हाईकमान के पाले में जिस तरीके से गेंद जो है जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई आंसर, कोई प्रतिक्रिया, कोई जिस तरीके से फैसला है उस पर डिसीजन नहीं हो पा रहा है। आखिरकार पेच कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है, दिक्कत क्या है साहब? देखिए गौरव जी नमस्कार, साथियों को भी नमस्कार, राम राम। जहाँ तक देखिए कांग्रेस पार्टी को लेकर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी अच्छा संकेत है कि भाजपा ज्यादा चिंतित है। वो हर समय उन्हें चाहे बडोली जी हो, नायब सैनी जी हो, हमारे मुख्यमंत्री, जो वादे उन्होंने जनता से किए उनको पूरा करने पर ध्यान कम है, कांग्रेस की चिंता ज्यादा किए जा रहे हैं। अब देखिए हमारी बहनों के लिए जो 2100 रुपए दिए जाने का वादा किया था, 2 महीने होने को है, हमारी बहन वैशाली तोमर जी है, सुन रहे हैं, तो देखिए अभी तक वो पैसे महीने हो गए नहीं आ रहे। और देखिए जो युवाओं को रोजगार की बात थी उसको लेकर कोई, मैं समझता हूँ जो उनका जो एक स्टैंड, जो कैलेंडर जारी होना चाहिए रोजगार का, वो नहीं किया गया। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस मैं समझता हूँ कि आज हमारी CWC की महत्वपूर्ण बैठक थी और उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। सवाल और चिंतित होने का तो सत्ता पक्ष चिंतित होगा, लाजमी होगी, लेकिन जनता भी चिंतित नजर आ रही है साहब। राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप हमारे परिणाम नहीं आए, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। किन कारणों से इस तरह के एक कारण जो हमारे खड़गे साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं, माननीय खड़गे साहब की EVM से हम चुनाव नहीं चाहते। क्योंकि देखिए जहाँ सवाल उठते हैं, प्रश्न चिन्ह होता है किसी भी उसको लेकर, मशीन को लेकर या जो हैकिंग को लेकर, तो उसको लेकर मैं समझता हूँ कि उससे देश में चिंता और चिंतन होना बहुत जरूरी है। और जहां तक आपने विपक्ष के नेता का सवाल किया, अभी हमारे विधानसभा का सेशन था, उसमें चाहे कांग्रेस ने मजबूती से आम आदमी जनता की आवाज को, चाहे DAP को लेकर जो मारामारी थी, चाहे जो किसानों की जो भारतीय जनता पार्टी फसलों पे MSP की बार बार बात दोहराती थी, और हमने ये बात दावे से उठाई कि आज भी हमें धान पे 3100 तो दूर, जो 2370 रुपये MSP फिक्स था वो भी हमें किसान को नहीं मिला। उसको लेकर भी विधानसभा में इनके पास कोई जवाब नहीं था।
तो मैं समझता हूं कांग्रेस मजबूती से जो उन्हें विपक्ष की एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, और भाजपा की तो एक सोच रही है, वो जहां भी चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, वो विपक्ष को खत्म करने की साजिश रचती है। उनके हर जगह यही प्लान होता है, धन बल के आधार पे, चाहे किसी तरह नेताओं को जोड़ तोड़ के, तो इस तरह की उनकी स्थिति रहती है। और आज भी मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें 70% इन्होंने हमारी पार्टी से इंपोर्ट किए नेताओं को बड़े बड़े पदों पे नवाजा हुआ है। तो इसलिए ऐसा कोई इन्होंने कोई तीर नहीं मार दिया कि भाई बहुत बड़ा जनता में विश्वास जीत लिया हो, और 90 से भी कम परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो इनके और हमारे बीच में रहा है। क्योंकि देखिए ये अति उत्साहित इसलिए है क्योंकि देखिए भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि आप सत्ता में वापसी कर सकते हो। वो इन्हें भी मालूम है कि किस तरह आप जोड़ तोड़, धन बल, किस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग, इन्होंने हर ताकत अपनाई है। और कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी एक जो सबसे बड़ी देश की पार्टी है, सत्ता में बने रहना उनका मकसद नहीं है, जनता के बीच में रहती है। और इनके नेता में हमारे सभी साथी हैं, भाजपा के भी हमारे साथी हैं, वो स्वयं बताते हैं कि इनके नेताओं को जनता के काम करने में या उनके काम करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें तो सिर्फ एक जो वोटों का पोलराइजेशन करना आता है, कभी जात पात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। और मैं समझता हूँ कि देश की जनता जैसे हमारे विदेशों में है, कोई भी इस तरह के आधार पे वहां वोटिंग नहीं होती। बहुत जल्द इसको समझेगी और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। चलिए जान लेते हैं, रिस्पांस ले लेते हैं, जो है क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। वैशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उनके बाद जो है राकेश जी आपके पास आऊंगा। वैशाली जी, क्या कहना चाह रही हैं आप, जो है क्योंकि लगातार आपकी पार्टी जो है यहाँ पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस पर, लेकिन यहाँ दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं योगेश जी की आपको बड़ी चिंता हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है और अच्छे तरीके से मजबूत विपक्ष के साथ में जो हमें कहीं ना कहीं भूमिका दी गई है, उस भूमिका का निर्वहन ये करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारी चिंता न करें, धरातल के मुद्दों की चिंता करें। क्या कहेंगी वैशाली जी? जी नमस्कार गौरव जी, मैं योगेश जी को और राकेश जी को सादर नमस्कार करती हूँ, साथ ही साथ जनता को, हरियाणा की जनता को और दर्शकों को सादर नमस्कार करती हूँ। जी देखें, अब विपक्ष है, अब ये अपना योगेश जी बहुत बेहतर तरीके से अपना, चाहे झूठ ही सही, चाहे झूठ के आवरण में ही ढककर बोलें, लेकिन अपना पक्ष बहुत अच्छे से रख रहे हैं, उसके लिए इनको बार बार बधाई है। लेकिन आप देखें, बात अगर मुद्दों की हो, बात अगर रोजगार की हो, बात शिक्षा की हो, व्यवस्था की हो, सुरक्षा की हो, ठीक है, उस सभी कार्यों को आप जानते हैं कि नायब सैनी सरकार बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। जनता भी उनसे खुश है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता में जोश है, जुनून है, किस सत्कार के साथ, जिस आशीर्वाद के साथ जनता ने चुना, उस सत्कार के साथ इतनी बेहतरी से काम किया जा रहा है। 11 साल में हमने अब तक 1,75,000 रोजगार दे दिए हैं और 2 लाख रोजगार अभी 5 वर्ष में देने का पूरा सारा प्रक्रिया चल रहा है और एक प्रक्रिया के तहत काम होगा। इनको क्या है कि आप ये बताएं, अगर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम किया था तो क्या इन्होंने हिमाचल में हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया है? हर माताओं बहनों के खाते में जो इन्होंने कहा था वो पैसे पहुंच रहे हैं? जैसे ये कहते हैं 8,500 रुपए खटाखट देने थे, क्या वो 8,500 रुपए हिमाचल में दे लें? क्या इन्होंने कोई ऐसे, जिस राज्यों में, जो 1-2 राज्यों में भी इनकी सरकार बची हुई है, जो आगे बचने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास न नीयत है, न नेता है, न नीति है। क्योंकि इसीलिए हरियाणा में 10 साल में क्या होता है गौरव जी, जनता का एक मन बदल जाता है कि चलिए देख लेते हैं, दूसरी किसी सरकार को मौका देते हैं। इन्हें बहुत अच्छा खासा वोट बैंक भी मिला, जैसे योगेश जी ने बताया कि बहुत ही एक मार्जिन जो था जीत का वो बहुत कम रहा। लेकिन अगर बहुत और बेहतर काम करते, सिर्फ आपसी कलह को मिटाते, अपने जनता के मुद्दों पर लड़ते, जनता के हितों की बात करते, ऐसे झूठ फैला के आप सरकार नहीं बना सकते। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, आप में दूरदर्शिता होनी चाहिए, नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। आपको
ईवीएम को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने नेता को बदलने की आवश्यकता। आपको दिखी कहीं काम करते हुए तो आपसे कलह ही खत्म नहीं हो पा रही है, तो जनता को क्या भला करेंगे? आप किस तरह से उंगली उठा सकते हैं, किस तरह से आरोप लगा सकते हैं? अपने घर में झांक के देखें, अपने आप में झांक के देखें, अपनी जहां पर सरकार है वहां पर देखें कि जनता क्या सुरक्षित है या नहीं है, वहां पर किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से सनातन धर्म का खात्मा हो रहा है, किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोग बेरोजगार है। आप वहां का सारा आंकड़ा उठा के देख लेना। कोई तो एक ऐसा राज्य बनाए, कोई तो एक ऐसा बना के दिखाए कि इस राज्य में आपने इस तरह की चीजें दी हैं, इतना बढ़िया आपने एक मिसाल कायम कर दी है कि हर व्यक्ति को रोजगार है, हर व्यक्ति को सुरक्षा है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य है, हर व्यक्ति को सब चीजें हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ बैठ के राहुल गांधी जी कभी उसकी संविधान की पुस्तक उठा लेंगे जिसमें उनको ये नहीं पता कि उनके माता पिता, उनकी दादी ने कितनी बार संविधान बदल दिया है। 80 बार संविधान बदला गया है कांग्रेस सरकार में, उनको कुछ पता ही नहीं। संविधान के पहले पर्चे का उनको कोई पूछने लग जाए ना तो बता नहीं सकेंगे कितने चीजें हैं उसमें, क्या क्या लिखा है। तो संविधान की किताब बता लेते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ अगर उनको कुछ पूछा जाए तो वो बता नहीं सकते हैं सही चीजें। उन्होंने खुद एक ऐसा झूठ फैलाया कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा? 80 बार संविधान क्यों बदला कांग्रेस ने? अगर इतना ही उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बताएं आप। वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी जी ने संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, किस तरह से ये कहा था कि जब एक बरगद का पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, किस तरह से लोगों को मरवाया था। सब भूल जाते हैं किस तरह से इमरजेंसी लगा दी थी, कितने कितने अत्याचार हुए हैं, कितने कितने लोगों को जेल भरे, आंदोलन चले हैं। सब दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर आक्षेप करना है, उनमें खामियां निकालनी है, उनमें कमियां निकालनी है। जबकि कांग्रेस का कभी से भी मंशा नहीं थी देश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचाने की। चरमराती हुई, लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था दी गई थी बीजेपी को और आज 5वें स्थान पर है। आज आप देखें विदेशों में किस तरह से भारत का झंडा लहरा रहा है। क्या कभी आप देखें विदेशी धरती पर जब लोग जाते थे इस तरह से सत्कार होता था, इस तरह से अभिनंदन होता था? आप बताएं अभिनंदन को वापस लाने वाली कौन सी सरकार है? हमारी सरकार में इतनी ताकत है कि अगर विपक्ष भी, पाकिस्तान में भी हमारा कोई सैनिक है या किस तरह से वो करते हैं आप सब जानते हैं। सारी चीजें आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश किस तरह से ख्याति प्राप्त कर रहा है। आप वो लोग हैं जो इस तरह से प्रवक्ता बनकर या इस तरह से कुछ भी करके अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं। योगेश जी, ये कोई अच्छी, मैं अभी भी कहूंगी कि राष्ट्रीय हित आपके अंदर है। अगर देश का हित आप चाहते हैं तो आप कृपया करके सही रास्ता तो दिखाएं अपनी पार्टी को। अगर आप उस पार्टी से जुड़े हैं, ये भी सही रास्ता तो दिखाएं कम से कम। अगर आप लोगों को सरकार, जहां जहां सरकार में इतने वर्षों तक आप सरकार में रहे, तब क्या भला कर पे आए? आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, बीजेपी बांट रही है। 1947 में देश कैसे बट गया? फिर तब तो बीजेपी थी भी नहीं। आप देखें, इतिहास उठाए, कितनी खामियां रही हैं, फिर भी लोग इनको स्वीकार करते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल की राजनीति करके देश को बांटना चाहते हैं। जब देश एक हो रहा है ना, देखिए वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी आपको नजर नहीं आएगा, कहीं आप कांग्रेस का नाम भी नहीं सुनेंगे। वो समय दूर नहीं है, मैं निश्चित तौर पर बता सकती हूँ आपको। आप रोजगार और बिना बेफिजूल बातें करते हैं। 10-11 साल से पहले सबको रोजगार दे दिया था, 10 साल के बच्चे अभी पैदा होते ही फिर रोजगार मांगने लग गए हैं। बस बैठेंगे तो यही मुद्दे लेकर आएंगे। उनको देख लें, विनेश जी को, उनको जनता ने विधायक बनाया, ईवीएम पर उठाते तो वो क्यों बनी है? जनता ने विधायक बनाया। आप बताएं विधायक कितने मुद्दे उठा रही हैं, वो कितना जनता की सेवा कर रही हैं, आप देख लें। आऊंगा, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि मुद्दा आज का जो है नेता विपक्ष को लेकर है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो गेंद जो है प्रदेश में जिस तरीके से फीडबैक लेने के लिए पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे, वहां गेट टुगेदर किया गया, 1 by 1 जो है लोगों से बातचीत की गई, नेताओं से बातचीत की गई और तलाशने की कोशिश की गई कि आगे हाईकमान के समक्ष जो है कौन सा नाम जो है रखा जाए। लेकिन ये भी हो गया कि चलिए हाईकमान के पाले में गेंद है और जिस तरीके से अंतर्कलह की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिलती रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष बीजेपी लगातार इस बात को जो है आगे रखती रही है प्राथमिकता के साथ में कि देखिए प्रदेश के भीतर जो है कहीं ना कहीं अंतर्कलह चल रही है, उसको कहीं ना कहीं संभालने के लिए हाईकमान को इंटरप्ट यहाँ पर बीच में करना पड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैंडेट जनता ने हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में, इतने बड़े विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को बिठाया है, कहीं ना कहीं उसके विपक्ष के रथ को हाँकने के लिए सारथी नहीं ढूंढ पा रही है अपना हाईकमान, जो है इसका ऐलान नहीं कर पा रही है। और ये मुझे लगता है कि पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें तो ये पहली बार है कि इतने वक्त जो है यहाँ पर कांग्रेस ने ले लिया।
और अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुन पाई। राकेश जी, ओवर टू यू। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से खात्मे की तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के हालात हो गए हैं, आज 2 महीने होने को जा रहे हैं, विपक्ष कोई लीडर बना नहीं पाए हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप से झगड़े से फुर्सत नहीं मिल रही है। कांग्रेस को गुटबाजी चरम पे है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि सीएलपी लीडर मैं बनूं या मेरे गुट का बने, और शैलजा जी चाहती है कि मेरे गुट का कोई सीएलपी लीडर बने या प्रदेश अध्यक्ष बने, रणदीप सुरजेवाला जी अपना चाहते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस को जो 37 से 38 एमएलए जो दिए हैं, और जिन लोगों ने दिए हैं, जो लोगों ने वोट डाली है, एक तरफ पक्ष और विपक्ष दो होते हैं जी, और पक्ष को हमेशा वोट डालिए तो वो सरकार बना गया, और विपक्ष का काम होता है कि अगर कोई सरकार काम ना करे तो उनकी मुद्दे उठाए। परंतु आज कांग्रेस इस बात को भूल चुकी है कि मुद्दे उठाने की बजाय आपस में ही लड़ रही है कांग्रेस। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को जो वोट मिली है उनका जो हरियाणा के लोगों ने दिए, अगर सरकार को काम नहीं कर रही है, जैसे सरकार ने जो वादे किए हैं, अगर वो नहीं कर रही तो उनको उठाए, विधानसभा में उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए या जमीन पे उठाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का काम कर रहे हैं, पहले भी किया है उन्होंने, वरना अगर बी टीम का काम ना कर रहे होते तो आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की सरकार होती। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब इनके जो सबसे बड़े नेता थे, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे, उसके तथ्य है, जो इनके सबसे बड़े नेता थे राहुल गांधी जी, उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा था कि भाई आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर ले। वो जानते थे कि आम आदमी पार्टी की क्या ताकत है हरियाणा में, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, 10 की 10 लोकसभा कांग्रेस हार गई थी और जमानत जब्त हो गए थे इनके कैंडिडेटों के। फिर 2024 में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके 5 लोकसभा सीटें जीत गए, और जीतने के बाद जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे पास है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े और कांग्रेस के 5 लोकसभा के कैंडिडेट जिता दिए। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि बी टीम का काम करते हैं बीजेपी का, तो उन्होंने इस बार राहुल गांधी जी की बात भी नहीं मानी और अकेले मैदान में उतर गए, और उसका परिणाम देखिए क्या हो गया। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार चुके थे, परंतु जब लोगों ने देखा कि भारतीय कांग्रेस जो है वो अहंकार में आ गई और बापू बेटे की कांग्रेस हो गई, तो लोगों ने उनको भी नकार दिया। वरना ये निश्चित तौर पे तय था कि आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती, परंतु इनका अहंकार इन्हें ले बैठा। मैं आपके चैनल से एक बार और कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि अभी ये महीना, 10 महीना, 2 महीना, 3 महीना और जूत पजारी होगी और झगड़े होंगे और ये अपनी फजीयत कराएंगे, फिर कोई सीएलपी लीडर बनेगा। ऐसे नहीं बनता कांग्रेस में, जब तक जमीन पे रहा, सड़कों पे रहा, इनका झगड़ा नहीं आ जाएगा, जब तक सीएलपी लीडर नहीं बनेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस का तो ऐसा हाल हो गया कि 4 प्रदेश अध्यक्ष इनके बदल लिए और चारों के चारों दलित थे। ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में। आप कैसे बनाओगे? आप दलितों के सबसे बड़े विरोधी हो। इनकी पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे, और ये पूरा हरियाणा जानता है कि जिस तरीके से अशोक तंवर को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, हुड्डा एंड ग्रुप ने, उन्होंने दलितों से जिस तरह की नफरत करी और दिल्ली में राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में सरेआम अशोक तंवर को लाठियों से मारा, तो वो कांग्रेस कैसे हरियाणा में सरकार बना लेगी? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कभी भी एक जाति से कभी सरकार नहीं बनती, 36 बिरादरी के लोगों के साथ लेके चलना पड़ता है। तो दलित विरोधी ये लोग हैं। एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप देखिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में थे और जब अशोक तंवर या कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बन गई थी, तो इन्होंने गुलाबी पगड़ी के काम चला दिया था कि वे गुलाबी पगड़ी पहनेंगे। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाबी पगड़ी चालू हो गई थी, और जहां भी कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था लोग गुलाबी पगड़ी पहन के बैठ जाते थे। ये पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल कांग्रेस का राज रहा, लूट मचाई, सारे काम रोहतक में हुए, नौकरियां रोहतक में दी गई, तो कैसे हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन जाती? हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों का मन था बदलने का। जब लोगों ने देखा कि अगर सरकार बन गई तो एक तरफा सरकार बनेगी, एक जाति की सरकार बनेगी और एक ही आदमी की सरकार बनेगी, तो लोगों ने मन बदल लिया। और जब उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति थी, नियत थी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली में काम किए, जिस तरीके से लोगों को वहां सुविधाएं मिल रही थी,
अगर गठबंधन में होते तो वो सुविधाएं आज हरियाणा के लोग ले रहे होते, परंतु लोगों ने देखा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम का चेहरा इन्होंने आगे कर दिया तो लोगों ने फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। परंतु मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, देखिए जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किए थे उनको पूरा करना चाहिए। महिलाओं को 2100 रुपए का वादा किया था वो भी देना चाहिए, युवाओं को नौकरी देने की बात थी वो भी देनी चाहिए, या जो अन्य विकास की बात थी, जो समान विकास की बात थी वो करनी चाहिए, चाहे फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जाने की बात थी वो करनी चाहिए। तो इसलिए वो सारे वादे पूरा करने चाहिए। तो इसलिए मैं तो फिर देखिए सरकार के अभी बने हुए 2 महीने नहीं हुए, ज्यादा आलोचनाएं करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा आलोचनाएं करते, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम ना होता तो सरकार क्यों बन जाती? सरकार लोगों ने बना दी, वोट दिए जब भी सरकार बनी है। परंतु अगर काम नहीं करेगी, अब 2 महीने होने जा रहे हैं, अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पे आएगा। जिस तरीके से 10 साल हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, कांग्रेस तो ऐसी की राजनीति कर रही थी, अपने घर में बैठी हुई थी, गुटबाजी चरम पे थी, भारतीय जनता पार्टी के चमचागिरी करने में लगे हुए थे इनके नेता। तो ये निश्चित तौर पर तय है, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई विकास नहीं करेगी, अपने वादे पूरे नहीं करेगी, तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही इनका विरोध करेगी और डट के विरोध करेगी। चलिए राकेश जी, ठीक है, जो है मैं प्रतिक्रिया अब आप दोनों के सवालों का जो है रिस्पॉन्ड करेंगे योगेश जी। योगेश जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो है काम पर ध्यान देने की बजाय आपके भीतर की राजनीति पर, जो आपके भीतर क्या चल रहा है आपकी पार्टी के भीतर, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आखिर जनता, प्रदेश की जनता को क्या जवाब देंगे साहब, जब आपको इतना बड़ा मैंडेट दे दिया कि आप देखिए विपक्ष में बैठिए और हमारे सवालों के और हमारे धरातल के मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड आप जो है सवाल कीजिए, उसको आईना दिखाइए सरकार को, जहां कमी मौजूद नजर आ रही है उसको जो है स्पष्ट कीजिए तस्वीरों को। लेकिन अभी तक आपके पास में नेता विपक्ष ही नहीं है और कहीं ना कहीं सवाल, जैसे वैशाली जी ने कहा कि आप देखिए जिस तरीके से गुटबाजी को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ना गुटबाजी को छिपाने के लिए, ये कहां तक जो है, कब तक जो करते रहेंगे आप, जो है आप इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए गौरव जी, एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को आजादी है, हर नेता को अपनी बात रखने की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने जिनकी शिकायत की, उनकी जो खिलाफत की लोगों ने, उनकी जो लोकसभा चुनाव में, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इनकी पार्टी ने। लेकिन हम इनकी पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते। और चाहे अभी मैं आप पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, उन्हें जो है जो फ्रस्ट्रेशन टोटली हुड्डा साहब से इतनी ज्यादा है, जैसे कोई उनके व्यक्तिगत उनका कोई उन्होंने नुकसान किया हो। अब आप देखिए, आप पार्टी अगर इतनी मजबूत होती तो वो क्यों नहीं, हम तो किसी को नहीं रोक रहे थे, आप क्यों नहीं एक भी अपना विधायक बना सके? आप हमारे कहते, ठीक है श्याग जी, मुझे यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, और जो है ब्रेक के उस पार जब मैं आऊंगा तब आपसे जो है पूरी तरीके से आपको कमेंट को कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है, प्रदेश के भीतर जिस तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से वार पलटवार का जो राजनीति है वो चरम सीमा पर है, उसको कहीं ना कहीं मसला को हल करने के लिए किस तरीके से कांग्रेस अपने नेता विपक्ष के जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसको सॉल्व करने में यहाँ पर कितनी जल्दी यहाँ पर फैसला लेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का,
मरते थे जिन पे, हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद मसला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मसला में चर्चा नेता विपक्ष को लेकर के प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस का अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुना गया है और कितना इंतजार जो है करना पड़ेगा, इसको लेकर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे जो है सवाल लिया था और आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जिस तरीके से ब्रेक से पहले आप बात को कंप्लीट कर रहे थे, आप उस बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से सवाल आप कह रहे थे कि देखिए हमारी तरफ जो है हमारी चिंता आखिरकार पार्टियों को क्यों हो रही है, बीजेपी को क्यों हो रही है, दूसरे दल जो है वो क्यों इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह क्या आपको लग रहा है कि इस पर जो है कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये कोई जो है सवाल योग्य जो है मुद्दा नहीं है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के अगर इस पर सवाल आपको बुरे लग रहे हैं, इतने चुभ रहे हैं, तो आप इतना जो है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को, दूसरे लोगों को, दूसरे दलों को क्यों मौका दे रहे हैं इस सवाल को खड़ा करने के लिए? योगेश जी, ओवर टू यू, कंप्लीट कीजिए आप। देखिए गौरव जी, सवाल करना सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए और बिल्कुल मुद्दे भी उठने चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं, आप देखिए भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। हम समझते हैं कि कम से कम एक ग्रेस पीरियड होता है 3-4 महीने। जिस उम्मीद के साथ जनता ने उनको चुना है वो अपने वादे पूरे करे। उन्होंने शुरू में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी भर्तियां नहीं करने दे रही, उन्होंने चुनाव आयोग में भर्ती पे रोक लगवा दी। और आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों तक भी, हरियाणा में 10-12 स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनमें सभी में भारतीय जनता पार्टी ने भर्ती पे रोक लगाई हुई है। इसलिए क्योंकि कोई भी नई भर्ती ना हो और 1,20,000 जो SPRM के माध्यम से जो उनको इन्होंने एक ढकोसला किया, विधानसभा में पारित किया, क्या एक्ट पारित किया कि एक्ट बनाया कि हम इनको पक्की भर्ती देंगे
58 साल तक। तो उनका कितना शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए कि 1,20,000 का रोजगार छीन लिया इन्होंने। या तो आप उन्हें रेगुलर पे स्केल दीजिए, तब हम मानने की भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना वादा पूरा किया है। आप देखिए कि आपने 1,20,000 बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कितना आपने खिलवाड़ किया है। तो देखिए अभी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि 3-4 महीने एक सरकार के लिए एक पीरियड रहता है कि उसे अपने वादे पूरे करने का समय मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने विधानसभा में चाहे जो सरकार की कमी थी उन मुद्दों को उठाया, और चाहे मंडियों में चाहे जो जीरी की खरीद नहीं हो रही थी, ठीक है, आपके मुद्दे जायज है, आपका सवाल उठाना जायज है। आपको जो है कहीं न कहीं जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उससे सवाल करना बिल्कुल जायज है। मैं इसमें जो है आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है सर, जो है कहीं न कहीं आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है मुझे दोबारा से सवाल पर आना पड़ रहा है। क्योंकि वो लीक से आप जो है कहीं न कहीं हट रहे हैं, आप भटक रहे हैं कहीं न कहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब अगर आपसे बात की जाती है कि नेता विपक्ष को लेकर, क्योंकि मैंने कई डिबेट जो है इस पर प्रोग्राम किए हैं, और इसको लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार वजह क्या है। क्या जो बीजेपी कह रही है वो बात सही है कि गुटबाजी चल रही है, और गुटबाजी को छुपाने के लिए कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है तो कभी किसी और पर। लेकिन जब नेता विपक्ष की बात आती है कि नेता विपक्ष आखिरकार चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है कांग्रेस को, और ऐसा पहली बार जो हो रहा है इतिहास में। अगर पिछले चुनावों पर भी मैंने स्टडी करी, काफी समय पहले जो है विद इन 15 डेज आपने जो है नेता विपक्ष का चेहरा सामने ला दिया था, चाहे कितने भी चुनाव उठा के देख लीजिए। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें जो है शीतकालीन सत्र भी हमने बिना नेता विपक्ष के चलते हुए देखा, और अब भी जो है लगातार समय निकलता जा रहा है। इस पर कोई कमेंट करने को आप जो है तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर जब विपक्ष की बात आती है तो आप दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी पर कहते हैं कि आप कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक की स्थिति को उठाकर देख लीजिए कि वहां पर इन्हें भी जो है नेता विपक्ष चुनने में समय लगा था। इस तरीके के जो है आपकी तरफ से कहा जाता है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर आप सवाल उठाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए गौरव जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। जी जी। आज हमारी CWC की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में नीचे से लेकर AICC तक परिवर्तन होगा, और बदलाव और जो ऊर्जावान नेताओं को आगे लेके आया जाएगा। उसी कड़ी में पार्टी हर स्टेट में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। तो मैं समझता हूं उसी के मद्देनजर बहुत जल्द नेता विपक्ष भी और अन्य जो बार बार, देखिए भाजपा को भी चिंता रहती थी हमारे संगठन ना होने की, और संगठन की दिशा में भी हमारा ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर का संगठन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करेगी, और हम मजबूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले चंद दिनों में नेता विपक्ष भी होगा और पूरा संगठन भी होगा। यानी कि आपकी बातों से लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में बहुत जल्द जो है कांग्रेस के अंदर बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है पूरा संगठन अगर कोशिश की जा रही है सही तरीके से वो पटरी पर आ जाए, और नेता विपक्ष भी यहाँ पर चुनकर सामने आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर आपकी पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। संभावना में कई समीकरण होते हैं, समीकरण बिल्कुल समीकरण, एक जो जातिगत पार्टी के फैसले, तो इस वजह से उसमें देरी हुई है। ना कि 1 मिनट में हमारे 37 के 37 विधायक बहुत मजबूत और सक्षम नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी की तरह इस तरह का नहीं है। आप गुटबाजी की बात कर रहे थे, आप देखिए इनके जो गुटबाजी की बात मैं नहीं कर रहा, वैशाली जी कर रहे थे और राकेश जी भी कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा सर। गुटबाजी की दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं आपके। देखिए किस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से विधानसभा में एक बात रखी, जी बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, कंप्लीट कीजिए। उनकी जान को भी खतरा था सरकार से, और उनको न्याय नहीं मिला, और उनकी सुरक्षा और भी घटा दी गई। तो कहीं ना कहीं हम उनको लेकर भी चिंतित हैं। मैं समझता हूं कि विज साहब बहुत सीनियर नेता है, कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। चलिए इसका जो है रिस्पॉन्स तो वैशाली जी करेंगे, मैं वैशाली जी के पास ही सीधा रुख कर रहा हूँ। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। वैशाली जी,
क्या कहना चाहेंगे आप? जो है आपका ध्यान सीधा सिर्फ कांग्रेस पर रहता है। कांग्रेस वो कह रहे हैं कि देखिए और कोई काम तो रहा नहीं है, जितने मैनिफेस्टो में जो है आपने वादे किए थे उस पर जो है बात करने के बजाय आप कहीं ना कहीं इन्हीं की पार्टी की तरफ झांकते हुए नजर आते हैं। वैशाली जी। जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से यही कहूंगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो नेता भी नहीं बना पाए हैं अपना विपक्ष का, तो हम इनको क्यों ही कहें। अच्छा है ना, जितना काम नहीं करेंगे, जितना अपना संगठन नहीं बनाएंगे तो उतना ही कमजोर होते जाएंगे। हमने तो इनको एक सहयोगी समझकर, एक साथी समझकर एक सलाह दी थी, खामियां बताई थी कि बेहतरी से काम करोगे तो आगे आने के भी चांस है। तो ये लोग तो सोच के बैठे हुए हैं कि अगले 5 साल बाद भी बीजेपी को ही लाना है, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरी रही बात कि बीजेपी को अपने कामों से मतलब है, बीजेपी जनता के विकास से मतलब रखती है, उसे कांग्रेस से कोई भी मतलब नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो इतना शोर करते हैं, इतने आरोप लगाते हैं, तब जवाब देने के लिए बीजेपी को कहना पड़ता है। अदरवाइज बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका तो भूल ही जाइए। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को भी समय नहीं है कि वो कांग्रेस की कार्यशैली को देखे या कांग्रेस की तरफ देखे। हमें जनता में जाने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए बहुत सारा कार्यकर्ता, हमेशा आप देखें कि मजबूती से, बूथ से घर घर तक अंत्योदय की योजना के माध्यम से हर समय कार्यरत लगा रहता है, हर समय चुनाव की दृष्टि में रहता है, हर समय सेवा की दृष्टि में रहता है, हर समय जोश में रहता है। ठीक है, रही बात इन्होंने अनिल विज जी के लिए बोला। अनिल विज, देखिए मुख्यमंत्री तो कौन नहीं बनना चाहता होगा योगेश जी, आप नहीं बनना चाहते, या गौरव जी नहीं बनना चाहेंगे, या राकेश जी नहीं बनना चाहेंगे। सत्ता में राजा बनना तो हर कोई चाहता है, ये तो चाहत तो हर किसी की होती है, इससे तो आप नहीं नकार सकते हैं ना योगेश जी। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। आपको पता है कि जो संघ के कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, अपना हित बाद में होता है। इच्छा जाहिर करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन उन्होंने अगर देखिए इच्छा जाहिर करना, गुस्सा आना, क्षणिक गुस्सा आना सामान्य सी बात है, लेकिन जो संघ का कार्यकर्ता होगा उसके लिए सारे विचारों पर हावी जो होता है वो देश हित ही हावी होता है। कुछ भी ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता तो वो खुशी खुशी दोबारा से ना ही मंत्री पद ले रहे होते, ना ही चुनाव लड़ रहे होते। और आप देखें कि रही बात, आपने कही कि उन्हें अपनी जान का भी खतरा था, फिर उन्होंने अपने वो बढ़ा दिए, सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए। सुरक्षाकर्मी उन्होंने बढ़ा दिए, सुरक्षाकर्मी तो ऊपर से ही आएंगे। अगर उन्हें जान का खतरा फिर किससे होगा बताएं ना आप। अगर जिनसे उन्हें जान का खतरा होता तो वो उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराते। तो ये बेफिजूल की बातें जो कांग्रेस हर समय दुष्प्रचार करने में लगी रहती है, मुझे लगता है कि आप योगेश जी इतने समझदार हैं, इतने एजुकेटेड हैं, अगर अपने नेताओं को कहेंगे, समझाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया ईवीएम का रोना छोड़ दीजिए, बदलने की आवश्यकता ईवीएम को नहीं है, राहुल गांधी जी को है। आप राहुल गांधी जी को बदलिए तो काफी सारी चीजें आपको अच्छी दिखने लग जाएंगी, काफी सारा अच्छा होना लग जाएगा। क्योंकि ना ही तो उनके पास कोई नीति है, ना ही नीयत है, ना ही उनकी कोई सोच है, ना ही वो उन्हें देश का पता। उन्हें तो मुझे नहीं लगता कि देश में क्या मुद्दे होते हैं और किस तरह से देश की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको ये भी नहीं पता। वो कह रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं 3000 वर्षों से जब भी 3000 वर्षों से जब भी कभी बात की जाएगी तो उसका माइक बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें वो बोलते हैं, आप खुद सुने, वो देश संभाल लेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को कितना नुकसान पहुंचाने की कितनी कवायद होती है। अगर आज मोदी जी नहीं होते तो आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर प्यार नहीं है। अदानी अंबानी जिसमें इन्होंने देश को इतना नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने आज नहीं 2 साल पहले ये बात बोल दी थी वैशाली जी। और मैं समझता हूँ कि आप एक विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह का बोलकर आप अपमान कर रहे हो देश का। और उन्होंने इतना आप ये कहते थे कि वो 400 पार लेके जाएंगे हम। आज आपकी पार्टी को बहुमत तक नहीं मिला मोदी जी को आज देश में। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका इंकार, और उन्होंने जो देश को कितना नुकसान, अडानी अंबानी उनके दोस्त, उन्हें हर समय उनकी चिंता रहती है। देखिए योगेश जी, एक तो मैंने अपने समय में आपको बोलने दिया
ठीक है। दूसरी बात, इतना आवेश में आने की आवश्यकता भी क्या है? हम सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष एक रख रहे हैं। देश की बहुत बड़े नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। अब मैं मोदी जी के बारे में अगर इस तरह की बात बोलूंगा तो ये कोई मायने नहीं रखती। वो भी हमारे प्रधानमंत्री है, विपक्ष के नेता है वो देश के। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आप ये सुने योगेश जी, अगर आपको कोई दुख पहुंचा है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मैंने सच बात कही है। मैंने कुछ देखो जो उन्होंने कहा, मैंने वही तो अदानी अंबानी पे संसद में बहस की जाती है। नाराज ना हो ना, वाई आर यू गेटिंग टू हाई पर आप बिल्कुल नाराज ना हो। आप नाराज अच्छे भी नहीं लगते हैं। आप जब हंस के किसी बात को बोलते हैं तभी अच्छे लगते हैं। लेकिन आप ये बताएं, मैंने कोई बात अपने मन से तो नहीं बनाई है ना योगेश जी? जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा मैंने तो वही दोहराया है। अब देखो सुनने में भी आप भी देखिए, मेरे आप पार्टी के प्रवक्ता भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है। वो ही खुद अपने आप को ऐसा दिखा देते हैं। कहीं जाते हैं बोलते हैं एक तरफ से आलू डाले सोना निकलेगा, एक तरफ कहते हैं जलेबी की फैक्ट्री निकलेगी। तो आप एडिट करके डाल दिया गया और उसको आपने किस तरह से मीडिया पे इतना जो खर्च किया वो गरीब आदमी जो करते थे कितना अच्छा होता। सुनिए तो योगेश जी, चलिए हम मान लेते हैं उनकी बाइट को एडिट करके वो कर लिया जाता है, लेकिन ये तो पार्लियामेंट का है। ये तो सीधा वहीं पर बैठे मैं सुन रही थी। मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड कि ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं यार। मतलब जो बोल रहे हैं, मतलब जो उनको लिख के दे दिया जाता है बस उतना वो कर लेते हैं। उनको कुछ भी एनालाइज नहीं करते, कुछ उसमें से काट छेट नहीं कर सकते, कोई लोगों से कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप देखिए, मैं मानती हूँ वो देश अच्छे हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटी होंगी, लेकिन आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री के लिए वो बात कर रहे हैं। देश देखिए, सांसद होना, मंत्री होना एक बात चलती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब बनना है तो उसमें मोदी जैसी कुशलता होनी चाहिए, उसमें मोदी जैसी निर्भीकता होनी चाहिए, उसमें मोदी जैसा साहस होना चाहिए, उसमें मोदी जैसा कलेजा होना चाहिए कि घर में घुस के मारे। उसमें इतनी सोच में दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आज विदेशों की धरती पर भी जय श्री राम के नारे लगते हैं और सब पैर छूते हैं। ये ऐसे नहीं हो जाता है। देखिए सुनिए, और एक चीज और बताती हूँ योगेश जी मैं आपको, घर में अगर चोरी हो जाए ना तो कुछ बच सकता है, लेकिन अगर जल जाए तो बच नहीं सकता। अगर राहुल गांधी जी को आप देश की सत्ता सौंप देंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब इस भारत के झंडे पर भी आप दूसरा झंडा देखेंगे। ये देश इतना बटा है आज। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कभी देश नहीं बटता अगर कांग्रेस नहीं होती। इन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति की, और हम और आप जैसे लोग जिन्हें सत्ता से लालच नहीं है, जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो देशवासियों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से स्नेह रखते हैं, इस देश से स्नेह रखते हैं, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह रखते हैं, इसलिए हम जैसे लोग भी इनकी छोटी बातों का नहीं जान पाते कि क्या सही और क्या गलत है। तो अभी भी समय है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, अभी भी समय है, एक हो जाइए तो श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये भारत एक होगा तो श्रेष्ठ होगा। बस मैं यही कहूंगी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। वैशाली जी जो है आप देखें कैसे बांग्लादेश बट गया। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आप बोलेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोलेंगे, हम अपने सिद्धांत और असूलों पे आज नहीं आने देंगे, चाहे हमें कितने ही साल सत्ता ना मिले। सत्ता पाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए ठीक है। बहरहाल जो है मुद्दा नेता विपक्ष को लेकर है, कहीं ना कहीं ये भटकते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। जो है योगेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा, वैशाली जी आपके पास आऊंगा, लेकिन राकेश जी आप जो है मुस्कुरा रहे थे जब जो है उन्होंने राहुल गांधी की बात छेड़ी, तो कहीं ना कहीं, और योगेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है हुड्डा साहब के प्रति, जो शब्दों में आप बयां कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इशारा करें राकेश जी, चूंकि उनके पास जो है वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल एरर है। आई थिंक जो है टेक्निकल टीम से मैं कहना चाहूंगा कि टेक्निकल वॉइस को जो एरर को दुरुस्त कराएं। मैं वापस लौटूंगा। योगेश जी जब तक के लिए योगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। योगेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी ठीक है। योगेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से जो है मुद्दा है जो आज का, उसको लेकर, और साथ ही साथ जो वैशाली जी सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर आपके पास क्या जवाब है? किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं आप अपने जवाब, चूंकि वैशाली जी तो अपने शब्दों के बाण आप पर लगातार दाग रही हैं, देखिए कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी कर रही हैं और बड़े ही सलीके के साथ में आपको आरोप और वार पलटवार सारी चीजें आपको गिना दिए।
गौरव जी, मैं समझता हूँ हमारी बहन वैशाली जी अभी बहुत ज्यादा ठीक है। वो भी मैं समझता हूँ कि उन्हें अंदर से नहीं पता ये जो राष्ट्रवाद और जो जिस तरह का जो मुखौटा पहन के आप मान रहे हैं कि वो भारतीय ठीक है। जनता पार्टी जो आज देश को जिस गर्त में लेके जा रही है, चाहे आप गरीबी देखो, महंगाई, बेरोजगारी, और आपने आज हालात देश के कर दिए हैं जो अडानी और अंबानी के साथ में मिलके देश को किस तरह से लूटा जा रहा है। वैशाली जी, मैं आपको इसका बड़ी गहनता से किसी दिन आपको इसकी जो एक एक डिटेल से आपको बताऊंगा, तो मैं समझता हूँ आपका भी हृदय परिवर्तित होगा। हमारा प्रथम उद्देश्य कोई देश वैशाली जी आपको दे रही है नसीहत, आपको नेता बदलना चाहिए, आपको जो है संगठन बदलाव करना चाहिए, आप जो है उनको ही हृदय परिवर्तन जो है करने की कोशिश की बात कह रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों मोटिवेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं क्या? जैसे G20 की अध्यक्षता हुई यहाँ पर, इतने वर्षों से कांग्रेस का राज है, कभी हुई? आप भूल गए जब संसद के सामने इतने संतों पर गोली चलवा दी थी? मुझे विश्वास है कि जब घर में कोई पूजा पाठ होती होगी आप भी संतों को बुलाते होंगे। क्या वो शासन करना चाहते थे? उन संतों पर गोलियां चलवा दी थी। आप वो दिन भूल गए जब ये कहा था कि एक बरगद का पेड़ गिरता है तो पूरी धरती हिलती है, और कितने सारे सरदारों पे गोलियां चलवा दी थी? भूल गए आप भूल गए किस तरह से बांग्लादेश के टुकड़े हो गए? आप भूल गए किस तरह से रोज ताज हमले पे, रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर सकता था? मैं खुद जानती हूँ, ये लगता था बम ब्लास्ट ना हो जाए। आप भूल गए सारी चीजें, कैसे कैसे कितने लोग मरे हैं। मतलब कुछ तो सोचें यार, इतना ठीक है। योगी जी कुछ प्रतिक्रिया आपकी? लोगों को फिर मैं राकेश जी के पास जाने की कोशिश करूंगा। वैशाली जी मैं आपके पास आऊंगा। योगी जी आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए गौरव जी, निशब्द हो गए शायद आप। देखिए योगी जी बोलिए। योगी जी ठीक है। वैशाली जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। योगी उठा लिया गया, कैद कर लिया गया। आपके नेता का एक भी बयान आया? आपका नेता खड़े होके बोलता है, संसद में बोलते हैं, माननीय राहुल गांधी जी बोलते हैं हिंदू मतलब हिंसा, 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 हिंदू मतलब हिंसा, हिंसक। आप जिनको टिकट देते हैं वो बोलते हैं हिंदुओं को प्याज की तरह फोड़ देंगे, और आप बैठ के यहाँ बात करते थे आप हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है, धर्म भी छोड़ दिया अपना सत्ता के चक्कर में, छोड़ दिया। हिंदू नहीं है, बोल दे कि हिंदू नहीं है, बोले ना। देखिए गौरव जी, इन लोगों की फितरत है। हरियाणा में जब हिंदू मुस्लिम नहीं चल सकता था, इन्होंने हिंदू का कोई नारा नहीं दिया। इन्होंने हरियाणा में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम चल नहीं सकता इनका, तो हरियाणा में तो इन्होंने किस तरह से, आप समझते हो कि किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, हरियाणा में जाट गैर जाट, कर देती हूँ, गैर मराठा कौन सी जाती है? आप जो बात जो पोलराइजेशन वोटों का करके किस तरह से आप जहर बोलते हो, हम इस तरह की राजनीति हमें नहीं करनी। हमें आपसे कोई, हमें इस तरह की जो धर्म और जाति के नाम पे हमें चाहिए देश में रोजगार, शिक्षा। आपने शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर दिया, रोजगार को आपने खत्म कर दिया। हरियाणा में आप गुजरात पैटर्न लेके आ गए, क्योंकि देखिए गुजरात में इन्होंने क्या था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो भर्तियां जो कंपनियों के थ्रू भर्तियां करते थे, वही HKRM एक बहुत बड़ी NGO है, और इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ है। वो आप देखिए, ना वहाँ मेरिट की जाती है, वहाँ पर्ची खर्ची भी चलती है इनकी। और देखिए पैसे का खेल इनका, ये कहते हैं कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, क्योंकि इन्होंने पक्की भर्ती बंद कर दी। ग्रुप B और C में इन्होंने, हम करते हैं मुद्दों की बात, आपकी तरह ये नहीं भड़काएंगे देश में, और इन्होंने D और C में इंटरव्यू समाप्त कर दिया। A और B में आप इंटरव्यू ले रहे हो तो वहां की पर्ची खर्ची जारी है। आप खुद एडमिट कर रहे हो कि जहाँ इंटरव्यू होता है वहां पर्ची खर्ची चलती है। तो इंटरव्यू आप A और B में क्यों नहीं समाप्त करते? उसमें आप कीजिए। क्यों देश में आपने, आप अपनी जो है आप पैरामीटर दीजिए, अपना विजन दीजिए, जिस विजन पे आप सत्ता में आए हो। आपने देश में पहले क्या हुआ? अरे जनता ने 7 साल तक कांग्रेस इतनी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें पुरानी पार्टी है, उसने राज किया है, कुछ तो होगा ना। पार्टी और यूं नहीं होती। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जो बलिदान दिया है, कुर्बानी की है, राजीव गांधी जी ने जो कुर्बानी दी है, क्या मोदी जी 1 मिनट बिना सत्ता के रह सकते हैं?
क्या उन्होंने किसी नए नेता को आगे आने दिया? मोदी और अमित शाह दो के अलावा आपकी पार्टी में उन्होंने क्या उनके लिए राष्ट्रीय सर्वप्रथम है? उन लोगों के लिए जिन्होंने, अगर आपकी पार्टी इतनी मजबूत होती तो आप। ठीक है योगेश जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि राकेश जी का टाइम था उनका। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा वैशाली जी। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब प्रतिक्रिया जो है वैशाली जी दे रही थी, आप मुस्कुरा रहे थे, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो आपका क्या टेक है सर? राकेश। गौरव भाई, ये कांग्रेस के लोग ना पागल हो गए, मुझे लगता है मूर्ख हैं ये। 2029 पे अडानी और अंबानी के नाम आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो गठबंधन में बाहर। अरे क्या हम किस बात के गठबंधन में? हम तो इनसे क्या गठबंधन, हमारा तो टूटा पड़ा गठबंधन। हरियाणा में क्या गठबंधन है इनसे? बाहर इंडिया गठबंधन में तो है ना आपका? सरकार नहीं बन जाती। मैं कह रहा हूँ अडानी और अंबानी के पीछे लगे हुए हैं। 2029 में क्या मिला उन्हें? 2024 में इन्हें क्या मिला? अरे अपना संगठन हरियाणा में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। 10 साल इन्हें हरियाणा में अभी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी कमियों को देखते नहीं है। बीजेपी पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी अंबानी फोड़ते हैं। जूत बाजार तुम हरियाणा में लग रहा है। एक जाति को तुम आगे करना चाहते हो, 35 बिरादरी को अलग धकेल दिया आपने। आप कैसे सरकार बना लोगे? मुझे तो मतलब ये बिल्कुल मूर्ख हो गए क्या? इन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हरियाणा में क्या चल रहा है। बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हो, जो आज देश में इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, उससे लड़ाई लड़ रहे हो और बिगड़ हथियार के लड़ रहे हो तुम लोग। उनके पास सारा संगठन है, हमसे इन्होंने गठबंधन करा तो इनके पास लोकसभा के कैंडिडेट लोकसभा में आ गए, परंतु अहंकार हो गया और ये विधानसभा में इन्होंने फिर गठबंधन तोड़ दिया। तो गौरव भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनका कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने 33 एमएलए भी नहीं इसलिए दे दिए थे कि बीजेपी से नाराजगी थी, लोग वोट डालना चाहते थे तो कांग्रेस को दे दिए। वरना इन पे क्या था बताओ? मुझे एक क्वालिटी इनकी बता दो। 10 साल में बीजेपी का कौन सा ऐसा मुद्दा था जो उन्होंने हाईलाइट किया? किसानों के मामले में घर में बैठे रहे, नौकरी देने के नाम पे घर में बैठे रहे, विकास नहीं हुआ घर में बैठे रहे, फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो गया, उसमें मतलब एक मुद्दा ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है सर, जो है समय मुझे इससे ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। वैशाली जी, राकेश जी और योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मसला में। लेकिन मसला में सवाल लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके से हरियाणा में वार पलटवार की राजनीति चलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कब होगा, हाईकमान कब इस पर जो है फैसला सुनाएगा, इस ओर प्रदेश की जनता की निगाहें लगातार टिकी हुई है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।